अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब सेहत सलामत होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं सजाद हुसैन फिर से एक बार आप सबके सामने यहाँ पे आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 की हिस्ट्री को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर दैट इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका एक चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मींस इस चैप्टर के हम सारे जो है यहाँ पे चीज़ें पढ़ना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को, जिनको आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आज आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के की नोट्स या की पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या हाइलाइट्स आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और अपने कॉपी पे अच्छे से और सही तरीके से लिख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस या एग्ज़ामिनेशन के लिए शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के लिए काम आ जाए। इसमें कहता है कि जो पॉइंट नंबर 1 है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरे सब्जेक्ट का जो जितने भी पैसेजेस हैं उन सब का समराइज़ करके ये जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि प्रियर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्ड फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्कर मीन्ड फैक्ट्री वर्कर। दिस फेज इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले की बात करें जहाँ पे मतलब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक़्त पे नहीं था, उससे पहले क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या था? फैक्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है। शॉर्टकटली मैं कहता हूँ कि प्रियर हो गया पहले। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में सन्नती इनकलाब मीन्स कारखाना या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले, कारखाने बनने से पहले वर्ल्ड में क्या होता था? जो भी कारखाने का जो भी कोई सामान होता था, छोटा मोटा जो हाथ से बना हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कुछ भी बनाया हुआ होता था, उनको कहते थे फैक्ट्री प्रोडक्शन। और इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स था उस टाइम पे जो कारखाने में काम करते थे, छोटे कारखाने में जो काम करने वाले लोग थे, उनको कहते थे फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले, जब सही तरीके से दुनिया इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुआ था, जब दुनिया में सही तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नहीं आए थे, उससे पहले जो छोटे मोटे सामान थे या जो भी फैक्ट्री के सामान थे, जो भी इंडस्ट्री के सामान थे, उनको क्या कहते थे? फैक्ट्री प्रोडक्शन कहते थे। और उसमें काम करने वाले लोगों को इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं कहते थे, बल्कि फैक्ट्री वर्कर कहते थे। तो उसी टाइम को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, उसी स्टेज को कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, लेकिन जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो भी दूसरे लोग हैं, उनको फैक्ट्री वर्कर्स कहते थे और फैक्ट्री प्रोडक्शन कहते थे। तो उसी स्टेज को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही यही है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले वाले सामान या पहले वाले काम करने वाले लोग, जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था। आई थिंक ये आपको 2 नंबर में आते हैं हर साल, तो एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में हमने बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, दुनिया में सन्नती इनकलाब आने से पहले, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स था उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं कहते थे, उनको फैक्ट्री प्रोडक्शन कहते थे। और जितने भी काम करने वाले मज़दूर थे उनको फैक्ट्री वर्कर्स कहते थे। और उसी फेज़ को जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले वाला फेज़ था, उसी को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 2, प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या हो गया? टू स्टॉप द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक गुड्स, ए टैरिफ वॉज इम्पोज्ड। This tariff was imposed in order to save the domestic goods from the competition of imported goods and also to save the interest of local producers, ठीक है। प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे एक देश में क्या होता है, स्टॉप द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, ठीक है। बाहर से जब सामान आता है किसी कंट्री में, वो सामान बाहर से जब उसकी अपनी कंट्री में आ जाते हैं तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, इंपोर्ट हो गया बाहरी कंट्री से हमारी कंट्री में लाना, तो
प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब ही यही है कि बाहर की किसी कंट्री से कोई भी सामान लाता है और ला के हमारे कंट्री में जो लाता है, जो सामान इंपोर्ट हो जाते हैं, उस इंपोर्ट पे क्या करना, बैन लगा देना। उस इंपोर्ट को स्टॉप करने के लिए, मतलब बाहर से कोई भी सामान अपने देश में, कोई भी देश हो, अपने देश में नहीं लाने के लिए, और अपना जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो अपना जो खुद का सामान है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल बाहर से कोई, चाइना से कोई सामान आता है तो हम उस सामान को रोकता है, ठीक है। एक तो हम चाइना से हिंदुस्तान में सामान नहीं लाता है, एक दूसरा जो हमारे इंडिया का अपना गुड्स होता है, अपना सामान होता है, उसको हम प्रोटेक्शन करते हैं, उसको हम प्रोटेक्टिव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक तो बाहर से यहाँ पे सामान को नहीं लाने के लिए, मींस इंपोर्ट को रोकने के लिए, और अपने जो डोमेस्टिक सामान है, जो अपने देश का जो सामान है, उस सामान को बचाने के लिए एक टैक्स सिस्टम बनाता है इन दोनों के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इट प्रोटेक्टिव टैरिफ। इसका मतलब ही यही है कि दिस टैरिफ वाज इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू सेव द डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड आल्सो टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूसर। क्योंकि इस टैक्स का मतलब ही यही था कि कोई अगर बाहर से सामान लाता है हमारे देश में तो वो सामान सस्ते में आता है, तो इसीलिए उस सामान के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है, ठीक है, ताकि वो सामान यहाँ पे न लाए। और अपना जो डोमेस्टिक सामान है, डोमेस्टिक जो गुड्स है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते, ताकि जो लोकल ज़मींदार से, लोकल जो फार्मर से, लोकल जो फैक्ट्री वर्कर से, लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका बिज़नेस चल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारा अपना इंडिया का जो फैक्ट्री है, जो लोकल बिजनेसमैन है, इनका काम चल जाए। इसीलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे बाहर के सामान से, और जो बाहर से सामान आता है उनको नहीं लाने देंगे। तो एक तो बाहर से सामान जो लाता है उसको बैन लगाने के लिए, और अपने डोमेस्टिक सामान को जो है क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ मीन्स टैक्स सिस्टम इम्पोज किया, ताकि बाहर से सामान न आए, और जो एक कंट्री के अंदर उसका अपना लोकल प्रोड्यूसर या लोकल जो गुड्स होता है उसको प्रमोट हो जाए। उसको प्रमोट करने के बाद जो लोकल वर्कर्स हैं, जो लोकल एग्रीकल्चरल पीपल्स हैं, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट से वो तरक्की करें। नहीं तो जो बाहर से सामान आता है वो सस्ते दामों में आता है, तो लोकल सामान जो बेचते हैं, जो लोकल प्रोडक्शंस होते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे तरक्की करता है। तो इसीलिए प्रोटेक्टिव टैरिफ, टैरिफ का मतलब हो गया टैक्स, एक प्रोटेक्शन के लिए, हमारे लोकल सामान को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल दौर में क्या हुआ, एक टैरिफ सिस्टम बनाया गया। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, अब वर्कर्स की ज़िंदगी कैसी थी, ठीक है, जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसी के दौरान या उससे पहले, ठीक है, वर्कर्स की ज़िंदगी किस टाइप के थे। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, लेबरर्स लुक्ड फॉर इवन odd jobs. The wages increased somewhat in the 19th century. The income of workers depended not on the wage rate alone, it also depended on the number of days of their work. अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल समर में वर्कर्स काम करते हैं लेकिन विंटर में वो उतना काम नहीं करते हैं, तो इन वर्कर्स के पास जो है उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, आफ्टर द बिजी सीज़न, जब बिजी सीज़न होता है, जब कमाने का सीज़न होता है वर्कर्स के लिए तो वो कमाता है, लेकिन बिजी सीज़न के बाद मीन्स समर के बाद विंटर में भी वो दूसरा काम ढूंढता है, ओड काम ढूंढता है, एक्स्ट्रा काम ढूंढता है, ताकि उनको पैसे ज़्यादा आ जाए। ये वर्कर्स की ज़िंदगी था। एक तो वो समर में या मेन टाइम में वो अपना कमाते थे, काम करते थे, लेकिन जब समर ख़त्म हो जाते हैं, जब मेन टाइम ख़त्म हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसके बाद भी विंटर में या किसी और सीज़न में भी वो कमाने के लिए ओड जॉब्स ढूंढते थे, ताकि इनको किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। 19th सेंचुरी में कुछ हद तक वर्कर्स के लिए वेजेस मींस तनख्वाह का जो है, जो उनका डेली वेजेस होता है, उनमें काफ़ी इंक्रीज़ हमें नज़र आता है वर्ल्ड के। इसके बाद इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंड करता है, न सिर्फ डिपेंड करता है वेज के रेट पे, ठीक है, मतलब एक अगर वर्कर काम करता है, एक मज़दूर काम करता है फैक्ट्री में, तो उसके लिए उसको पैसा कितना आता है ये डिपेंड सिर्फ उस चीज़ पे नहीं करता है कि उसको तनख्वाह कितना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को तनख्वाह दिन का इतना है तो उसको इतना पैसा आएगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ था, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जो वर्कर्स काम करते थे फैक्ट्री पे, उसको
उसका इनकम हम मेजर करने के लिए, नापने के लिए दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता था। एक तो उस वर्कर को एक दिन में उसको वेज कितना देता है, तनख्वाह कितना देता है, एक दूसरा वो कितना दिन काम करता है, 1 महीना करता है, 1 साल करता है, 2 दिन करता है, 1 दिन करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्कर्स के लिए जो है तनख्वाह, मतलब अगर हम वर्कर्स के इनकम को देखेंगे तो हमें दो चीज़ों को देखना है। एक तो हमें ये देखना है कि दिन को उसको कितना देता है, दूसरा हमें ये देखना है कि वो बंदा महीने में काम कितना करता है, ठीक है। कोई अगर एक दिन ही काम करेगा महीने में तो उसको कितना आएगा, उसको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इन दो चीज़ों को देखकर वर्कर्स का हम बता सकता है। Fear of unemployment made workers hostile to the new introduction of new technology and then introduced it woolen industry. वर्कर्स को बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि जब कारखाने आते गए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, जब दुनिया में कारखाने बनना शुरू हुआ तो इसकी वजह से वर्कर्स जो है काफ़ी परेशान हो गए। क्योंकि आज तक जब कारखाना नहीं था तो वो अपने हाथ से बनाते थे, खाने पीने की चीज़ें, पहनने के कपड़े, बाकी कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें होते हैं वो सब अपने हाथ से बनाते थे वर्कर्स, और उसकी वजह से वर्कर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा रोज़गार होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि मैं एक वर्कर हूँ, तो मैं अपने हाथ से स्वेटर बुनता हूँ, स्वेटर में सीविंग करता हूँ, सीविंग करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको मार्केट में बेचने देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हाथ से बना के उस स्वेटर को मार्केट में बेचने के लिए ले जाता हूँ, तो मुझे पैसा डायरेक्ट मुझे आता है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ता है लेकिन मेरे हाथ में पैसा आ जाता है। तो उस टाइम पे वर्कर्स की ज़िंदगी थोड़ा सख्ती था, क्योंकि हाथ से करना पड़ता था सब, लेकिन वो कमाते भी थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता गया तो वर्कर्स जो है काफ़ी परेशान होने लगे, क्योंकि सारा काम अब कौन करेगा, सारा काम अब मशीन करेगा, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेंगे। तो जब सारा काम मशीन करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि जब सारा काम मशीन करेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, वर्कर्स के लिए कोई काम बचता नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो यही वर्कर्स का ज़िंदगी था, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि वो समर के अलावा विंटर्स या किसी और सीज़न में भी जॉब ढूंढते थे, ताकि उनको पैसे का जो सख्ती है, जो हर्ष है, जो ट्रेजिडी है, वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, 19वीं सेंचुरी में कुछ हद तक इनकी तनख्वाहों में हमें इजाफा देखने को मिलता है। इसके बाद जो वर्कर्स की अगर हम इनकम को देखेंगे तो हमें दो चीज़ों को देखना है। एक तो हमें ये देखना है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को या किसी और वर्कर्स को दिन को कितना आता है। दूसरा हमें ये देखना है कि वो कितना दिन काम करता है, ठीक है। एक तो दिन को कितना वो कमाता है, दूसरा वो कितना दिन काम करता है। इसके बाद मैंने बताया कि जब टेक्नोलॉजी और मशीन आया तो वो काफ़ी परेशान होने लगे, जिसकी वजह से वो जॉबलेस होने लगे। तो धीरे धीरे करके वुलन इंडस्ट्रीज़ को भी साथ में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि लेज़िस फेयर क्या है। लेज़िस फेयर क्या है ये हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, फॉर द फास्ट ट्रेड a policy of laissez-faire should be applied whereby government should neither interfere in trade nor in the industrial production. This policy was introduced by British economist named Adam Smith. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि लेज़िस-फेयर क्या है, ठीक है। लेज़िस-फेयर का मतलब ये है कि इट इज़ अपोजिट टू वेलफेयर स्टेट। दो किस्म के इकोनॉमी होते हैं, एक होता है वेलफेयर स्टेट, दूसरा होता है लेज़िस-फेयर स्टेट, ठीक है। तो लेज़िस-फेयर जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इस इकोनॉमिक सिस्टम में हम क्या करता है, इस इकोनॉमिक सिस्टम में हम खुल के बिज़नेस करता है, ठीक है। तो जो एक इकोनॉमिस्ट होता है, एक इकोनॉमिस्ट जो होता है वो अच्छे से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो मैं बिज़नेस करूँगा मेरी अपनी मर्ज़ी से, ना तो गवर्नमेंट मुझे कुछ कहेगा, ना तो मुझे किसी से कोई लेना देना होगा। मीन्स फुल प्राइवेट। अगर आप फुल प्राइवेट एक बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, तो उसको कहते हैं लेज़िस-फेयर, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, ना तो आपकी तिजारत में इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो लेज़िस-फेयर का मतलब ही यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस करते हो। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे आपका कोई और दूसरा काम हो, सरकार जो है आपके काम में मुदाखलत या दाखिलंदाजी नहीं करेगा।
आप अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस और तरक्की कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट लेज़िस फेयर। तो उसी स्टेट को जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है कैपिटलिज्म की तरफ फुल अपनी मर्ज़ी से कमा सकता है, उस मुल्क को हम क्या कहते हैं, लेज़िस फेयर स्टेट कहते हैं। तो और इसके अपोजिट वाला कौन सा है, वो देश जहाँ पे सरकार जो है इंटरफेयर करता है और सरकार जो है सब्सिडीज़ देता है, सरकार जो है मदद करता है बिज़नेस में, ठीक है, या इंटरफेयर करता है सरकार, उसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। लेकिन यहाँ पे कहा है कि लेज़िस फेयर। लेज़िस फेयर का मतलब ही यही है कि आप खुल के बिज़नेस कर सकता है, आप कमा सकता है, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो चीज़ें हैं हम वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि लेज़िस फेयर जो है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ, उसने ये टर्म जो है इजाद किया। अब एडम स्मिथ कौन था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, ए पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, एक प्रोटेक्शन का पॉलिसी बनाया, जिसका मतलब क्या था, द पॉलिसी टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द न्यूली फॉर्मेड इंडस्ट्री फ्रॉम स्टिफ कंपटीशन। वर्ल्ड में अब क्या हो गया, ख़ासतौर पर यूरोप में एक पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन बनाया, जिसके तहत ये होता था कि एक नया पॉलिसी जो अप्लाई हो रहा था, जहाँ पे न्यूली फॉर्मेड इंडस्ट्रीज़ जो है, फॉर एग्जांपल जो पुराने इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के बीच में अच्छा खासा कंपटीशन था, क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल इंडस्ट्री था, वो काफ़ी तरक्की याफ्ता इंडस्ट्री था। लेकिन एक नया इंडस्ट्री जो है उसके साथ कंपटीशन जो है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसलिए उनके बीच में स्टिफ कंपटीशन को रोकने के लिए, सख्त कंपटीशन को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया, जिसको कहते थे पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि जो आगे वाला इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से काम करें और जो इसके बाद वाले जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने हिसाब से काम करें। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 ये है कि इम्पीरियल प्रेफरेंस। इम्पीरियल प्रेफरेंस क्या था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया बी गिवन स्पेशल राइट्स एंड फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ब्रिटिश पीरियड में हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ था, उस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिश पीरियड में द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया बी गिवन स्पेशल राइट्स एंड फैसिलिटीज़। जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे हुकूमत करते थे, उस टाइम पे अगर कोई सामान ब्रिटेन से आते थे हिंदुस्तान, तो उस सामान को अलग से ट्रीटमेंट और अलग से स्पेशल सामान के उसमें गिना जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें, जो भी गुड्स जो इंपोर्ट होता है ब्रिटेन से इंडिया, तो उसको स्पेशल राइट्स और फैसिलिटीज़ दिया जाएगा उस सामान को, क्योंकि वो सामान ब्रिटेन से आया है। तो इसी को हम कहते हैं इम्पीरियल प्रेफरेंस। इम्पीरियल मतलब शख्सी राज या ब्रिटिश का अपना प्रेफरेंस। इसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके स्टूडेंट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब ये हो गया कि कॉमर्स जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज या जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसका एक मतलब चैम्बर बनाया हुआ था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 19th century in order to take collective decision on certain important issues concerning trade and commerce. Its first office was set up in Madras, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एस्टेब्लिश किया गया 19th century में, ताकि इन ऑर्डर टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हिंदुस्तान के कहाँ पे बनाया गया, मद्रास में बनाया गया 19th century में। हिंदुस्तान के मद्रास में, जो आज हम चेन्नई कहते हैं, हिंदुस्तान के मद्रास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एस्टेब्लिश किया। क्यों? ताकि हिंदुस्तान में जितने भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी कमर्शियल चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर एक कलेक्टिव फैसले कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टैक्स सिस्टम हो, कोई भी प्रोटेक्टिव टैक्सेशन हो, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, कोई भी दूसरा बिजनेस का जो भी फार्मूलाज हो, कुछ भी हो, ठीक है, उन सब को यूनानिमसली रखने के लिए, उन सब के ऊपर कलेक्टिव एक डिसीजन लेने के लिए एक चैम्बर बनाया गया, जिसको यहाँ पे कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। नहीं तो एक इंडस्ट्री अपना मर्ज़ी से काम करेगा, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी मर्ज़ी से करेंगे, तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ का जो रूल रेगुलेशन है वो नहीं रहेगा। इसीलिए हिंदुस्तान के मद्रास में क्या किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश किया 19th century में, ताकि सब के लिए, जितने भी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं, सब के लिए यूनानिमस स्टेप्स उठा सकें। नेशनलिस्ट मैसेज। अब जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो फाइट करते थे, उनका मैसेज क्या था,
ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर उनका मैसेज क्या था। तो हम यहाँ पे आप कहेंगे कि Indian manufacturers advertise it the nationalist message very clearly. They said that if you care for the nation, then buy products that Indian produce. Advertisement became a vehicle of a nationalist message of Swadesh. ठीक है, अब जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो मतलब आज़ादी के लिए लड़ते थे वो ये कहते थे कि भाई अगर तुम्हें अपने देश से अपने नेशन से प्यार है, मोहब्बत है, तो तुम क्या करोगे, जितने भी फॉरेन चीज़ें हैं उन सब को बाइकआउट करोगे और जो लोकल सामान हैं उन सबको प्रमोट करोगे। तो नेशनलिस्ट ये कहते थे कि नेशनलिस्ट लीडर्स जो लोकल सामान है उनको ख़रीदना शुरू करो और जो बाहर से जो अंग्रेज़ों का या किसी और देश का सामान आता है, चाहे वो जितने भी इंडस्ट्रीज़ का हो, तरक्की हो या ना हो, उन सबको बाइकआउट करो। तो ये नेशनलिस्ट का मैसेज था। ठीक है, तो नेशनलिस्ट कहते थे कि जो स्वदेश से जो सामान आता है उन सबको बाइकआउट करो। अब हम कंक्लूजन करेंगे इस चैप्टर का। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ मीन्ड मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड हैंड टेक्नोलॉजी आल्सो प्लेड अ की रोल इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे जहाँ पे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमें इसका देखना है, तो इसमें क्या हुआ, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ कैसे कैसे बने हुए थे, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल काफ़ी चेंजेस आया। ठीक है, फैक्ट्रीज ग्रोथ हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज हुआ, मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, नए नए टेक्निक के काम करने वाले लोग आने लगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन बनने लगे। ठीक है, और हैंड टेक्नोलॉजी, इन सारे चीज़ों की वजह से वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर का जो हाईलाइट है वो समझ में आए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन खुदा हाफिज़ टू all of